हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सोशल सेंटर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो से आज हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, दैट इज पावर शेयरिंग। आई थिंक आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा क्लास 10 सिलेबस से रिलेटेड जो मैंने बनाया था, जिसमें हमने ओवरऑल सिलेबस डिस्कशन किया था कि थ्रू आउट द ईयर हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बुक पढ़नी है, मैप पर कैसे आता है, एज वेल एज आई एक्सप्लेन द पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 10 सोशल साइंस। अगर नहीं देखा है आप चैनल पे पढ़ा हुआ वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज से अपने क्लास 10 का एक एक चैप्टर, एक एक बुक का धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं और स्टोरी के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। ये सब कुछ हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ आ जाइए, रेडी हो जाइए। हियर आई हैव रिटन क्लास 10 सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। सोशल साइंस का ये पॉलिटिकल साइंस है, चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। इस पावर शेयरिंग चैप्टर्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक है स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अभी हम आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ था, क्यों ये स्टोरी हमारे बुक में दिया हुआ है, इस चैप्टर में दिया हुआ है। श्रीलंका में ऐसा क्यों, कौन सा इवेंट हुआ था, क्या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था कि जिसकी वजह से ये स्टोरी दिया हुआ है। दूसरा हमें पढ़ना है, इसी के नीचे मैंने लिखा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अभी हम बताएंगे दोनों बातें सेम ही है, कैसे है। इसके बाद में पढ़ना है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, फिर पढ़ना है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, फिर पढ़ना है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, और फिर लास्ट टॉपिक दिया हुआ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इट मींस वी कैन से दैट देयर आर 5 टॉपिक्स दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग, पावर आपको पता है पावर, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉट फिजिकल पावर, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं। एज द सेम शेयरिंग, शेयर मींस क्या करना है, शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो फिर ये चैप्टर क्या है, क्यों दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली हम ये जानते हैं कि पावर शेयरिंग जो चैप्टर है ना, ये इसलिए दिया हुआ है कि अलग अलग कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है, मतलब कहने का सेंस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगर क्या उनमें हम पावर को शेयर नहीं करेंगे, सबको हम पावर नहीं देंगे, तो क्या कंट्री को रन कर पाना, कंट्री को गवर्न कर पाना इजी टास्क होगा? डेफिनेटली नो। और आप देखेंगे दो स्टोरी, एक श्रीलंका का, एक बेल्जियम का, इसीलिए दिया हुआ है। एक जगह की गवर्नमेंट ने क्या किया कि पावर को शेयर किया, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरी जगह की गवर्नमेंट ने पावर को शेयर नहीं किया, सबको पावर नहीं दिया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। इसमें स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, या फिर आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही से पूछेगा व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम या एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बेल्जियम बताने वाले। एथनिक मतलब क्या होता है कि कह सकते हैं एक स्पेसिफिक कल्चर, लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है उसको हम एथनिक बोलते हैं। तो पहला हम जो पढ़ने वाले स्टोरी ऑफ बेल्जियम या फिर एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। याद रखिएगा कि जो बेल्जियम के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन द यूरोप। बेल्जियम क्या है, एक छोटी सी कंट्री है। किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो यूरोप में। अगर इसकी एरिया आप देखेंगे ना, तो नियरली एरिया जो है वो हरियाणा स्टेट से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे भी छोटी एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो नियरली 1 करोड़ है, जस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा। एज वेल एज या अगर इस बेल्जियम की अगर आप सराउंडिंग कंट्रीज की बात करोगे, बॉर्डर्स की बात करोगे, तो एक तरफ है फ्रांस, एक तरफ है नीदरलैंड, एक तरफ है जर्मनी, एक तरफ है लग्जमबर्ग। ये क्या दिया हुआ, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। एक बात और आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं ना कि हमें एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं, दिस थिंग डिपेंड ऑन दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। जैसे एक बार यही सुनो, अगर एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम, तो आपको ये जितनी चीजें हैं ना, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। अगर ये 3 मार्क्स में आता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, 2 मार्क्स में आता है तो और कम हमें एक्सप्लेन करना होगा। वैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगा। तो क्या समझा बेल्जियम के बारे में? स्मॉल कंट्री है यूरोप में, याद करते चलना, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। इसकी जो एरिया है वो हरियाणा से भी कम है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन नियरली 1 करोड़ है। इट मींस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा। इसके बाद आप देखोगे इस किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है, तो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ इस कंट्री का क्या लगता है, बॉर्डर लगता है। इस तरह से आप देख सकते हो ना। एक चीज और, इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है ना,
जो एथनिक कंपोजिशन है ना, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब कैसे कॉम्प्लेक्स है, हाउ, नाउ विल सी। और ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग शॉर्ट हर जगह पूछा जा सकता है। मैंने एक नॉर्मल मैप बनाया हुआ है किसका, बेल्जियम का। देखो बेल्जियम में बेसिकली ना 3 ग्रुप के लोग रहते हैं। कितने ग्रुप के लोग रहते हैं, 3। मतलब बेल्जियम को 3 ग्रुप के लोग तो रहते ही रहते हैं। बेल्जियम को 3 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। पहला है फ्लेमिश रीजन। पहला कौन सा रीजन, फ्लेमिश रीजन। दूसरा है वेलोनिया रीजन और तीसरा है जर्मनी के पास बेल्जियन रीजन। यानी ये 3 रीजन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 रीजन है, एक फ्लेमिश रीजन, एक वेलोनिया रीजन। यानी नॉर्थ में कौन सा रीजन है, आप बोलोगे सर फ्लेमिश रीजन। उसके बाद नीचे कौन सा है, वेलोनिया रीजन। अब ध्यान रखिएगा, जो फ्लेमिश रीजन है यहाँ पर पूरे कंट्री की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो नियरली 59% पॉपुलेशन। कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तो डच लैंग्वेज। स्टूडेंट यू नीड टू लर्न दिस डेटा। मेरे साथ स्टोरी की तरह याद हो जाएगा, आपको परेशान ना होइए, लेकिन लर्न करना होगा, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो पूरी कंट्री को कितने मेजरली पार्ट में डिवाइड किया, 2। एक नॉर्थ वाला कौन सा रीजन, फ्लेमिश रीजन, वहां पे कितनी परसेंट पॉपुलेशन, 59% पॉपुलेशन। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। साउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेलोनिया रीजन, और वेलोनिया रीजन में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो 40% पॉपुलेशन। यहाँ की पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तो दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। अब ध्यान रखिएगा, इधर साइड में जर्मनी के पास जो बेल्जियन है ना, यहाँ पर 1% पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ के लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, सो नॉर्मल की जर्मनी के पास है तो जर्मन लैंग्वेज बोलते होंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि व्हाई द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज सो कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन। नाउ वी विल डिस्कस दैट रीजन। हम देखेंगे, आप पूरे कंट्री में देख रहे हो कि सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते हैं, कौन से स्पीकिंग लोग, तो डच स्पीकिंग। कितना, 59। और 40% कौन से, फ्रेंच स्पीकिंग। अब ध्यान रखना, इस बेल्जियम का जो कैपिटल है ना, दैट इज द ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। और इस ब्रुसेल्स का जो एथनिक कंपोजिशन है ना, वो जस्ट अपोजिट ऑफ द कंट्री के अपोजिट में। मतलब यहाँ पर 80% जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग होते हैं, और 20% क्या, कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, डच बोलने वाले होते हैं। मतलब पूरे कंट्री में अगर हम देखें तो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, तो फ्रेंच और डच लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कम रहते हैं। लेकिन कंट्री में कैपिटल में कंडीशन अपोजिट है। कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले 80% लोग और 20% डच बोलने वाले लोग। आपको लग रहा होगा सर ये क्यों बता रहे हो, बिकॉज देखोगे ना, इतना एथनिक कंपोजिशन होने के बाद भी बेल्जियम गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग को कितना अरेंजमेंट तरीके से किया, कितना सिस्टमेटिक तरीके से किया कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी आप श्रीलंका का भी पढ़ोगे तो देखोगे। देन आफ्टर, अब ये है किसका, ये एथनिक कंपोजिशन। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, तो नाउ फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे ना, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे ना, वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग, ये लोग माइनॉरिटी में थे। मतलब इनकी पॉपुलेशन क्या थी, कम थी, बट रिच एंड पावरफुल। मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ये 40% तो थे पूरे कंट्री में, लेकिन कंडीशन क्या था ना, दे वर सो रिच एंड पावरफुल। लेकिन वो बड़े रिच और पावरफुल थे, और इसी से कौन थे, नॉट सेटिस्फाइड आप द डच। जो डच लोग थे वो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे। रीजन एक ये भी था कि जो डच स्पीकिंग लोग थे ना, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, 59% के आसपास ना, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट, एजुकेशनल बेनिफिट बहुत लेट में मिला एज कंपेयर टू दी फ्रेंच स्पीकिंग। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर एक ही कंट्री में 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल बेनिफिट बहुत पहले मिलता है, हालांकि वो लोग माइनॉरिटी में है, उनका नंबर भी क्या है, कम है, और दूसरी तरफ ये कंडीशन होता है, दूसरी तरफ ये कंडीशन होता है कि जिनका जो लोग मेजोरिटी में है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब जो बेनिफिट्स, एजुकेशनल बेनिफिट वगैरह लेट मिलता है। तो कहीं न कहीं दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा करे। रिजल्ट क्या होता है, टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग वर्सेस फ्रेंच स्पीकिंग। और इस तरह से बेल्जियम में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में क्या बढ़ता चला जाता है, टेंशन बढ़ता चला जाता है। और फिर क्या होता है, द टेंशन, अब ध्यान रखिएगा, इस कंट्री में तो टेंशन रहता ही रहता है, क्योंकि माइनॉरिटी में सबसे कम कौन लोग, फ्रेंच स्पीकिंग, लेकिन रिच एंड पावरफुल। ये लोग रूल किसके ऊपर करना चाहते थे, किसके ऊपर, ऑफ 59% जो डच स्पीकिंग थे। अब इसके बाद जो ब्रुसेल्स होता है वहां पे अलग प्रॉब्लम रहती है। यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, डच, फ्रेंच की स्पीकिंग की और डच स्पीकिंग। मतलब जो ब्रुसेल्स में कंडीशन रहती है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ब्रुसेल्स की जो कंडीशन होती है वो पूरे कंट्री के अपोजिट होता है। तो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब जस्ट यू नीड टू लिसन 2 minutes वेरी केयरफुली द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम।
नाउ एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज गिवन। यू नो बेल्जियम कहां पर है? यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है, और बेल्जियम यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो लगभग 1 करोड़, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जिसका एरिया हरियाणा से भी कम है, हरियाणा की एरिया से भी कम है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका जो बॉर्डर लगता है ना, वो लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से लगता है। इस कंट्री को बेसिकली मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ वाले पार्ट को हम बोलते हैं वलोनिया रीजन, और नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, जहां पर 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग रहती है, और साउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं वलोनिया रीजन, जहां पे 40% पॉपुलेशन कौन सी रहती है? तो फ्रेंच स्पीकिंग। इसके बाद एक अलग ग्रुप रहता है जो बेल्जियम को बोलते हैं 1% पॉपुलेशन, जो जर्मन स्पीकिंग की पॉपुलेशन रहती है। कैपिटल कहां पे है? ब्रुसेल्स में कंडीशन अपोजिट होता है। 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग की होती है और 20% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग की। धीरे धीरे ये हम कह सकते हैं कि जो बेल्जियम होता है वहां का एथनिक कंपोजिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और कहीं कहीं साथ ही साथ हम आते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका या फिर एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। आपको पता है इंडिया का मैप खरीदोगे तो श्रीलंका आपको ऐसे ही मिल जाएगा। लोकेशन की बात करें तो इंडिया के साउथ में, तमिलनाडु से थोड़े दूर और साउथ में आप जाओगे तो एक कंट्री मिल जाएगी, आइलैंड कंट्री श्रीलंका। वही श्रीलंका जहां पे भगवान राम किसको मारने गए थे, कमेंट करके बताइएगा। देन आफ्टर ये पूरा श्रीलंका है। एक्चुअली श्रीलंका में क्या था ना कि यहाँ पे 3 ग्रुप के लोग रहते थे। एक सिंहालीज, दूसरा तमिल स्पीकिंग और तीसरा क्रिश्चियंस। ध्यान रखना, जो सिंहालीज लोग थे ना, ये बेसिकली कौन से रिलीजन के लोग थे? तो बुद्धिस्ट के थे। किस रिलीजन के लोग थे? बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग थे, बुद्ध को मानने वाले थे। ये लोग 74% की पॉपुलेशन में थे। मतलब पूरा श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन लोग थे? सिंहालीज थे, जो सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे, जो बुद्धिस्ट थे 74%। इसके बाद दूसरा थे तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी 18%। और ध्यान रखना, इस तमिल स्पीकिंग में भी 2 ग्रुप था, एक श्रीलंकन तमिल का, एक इंडियन तमिल का, एक श्रीलंकन तमिल का, एक इंडियन तमिल का। जो श्रीलंकन तमिल थे वो 13% पॉपुलेशन में, और जो इंडियन तमिल थे वो कौन से लोग थे? कितने परसेंट? तो 5%, टोटल हो गए 18%। इसके अलावा क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी हुआ करता था उस कंट्री में, जो 7% की पॉपुलेशन में होते थे, जो दोनों तमिल और सिंहाला दोनों लैंग्वेज बोलते थे। साथ ही साथ अगर यहां पर आप देखोगे तो ये वाला जो साइड मैंने बनाया, ये श्रीलंकन तमिल्स थे जो 13%। मतलब एक तो सिंहाला स्पीकिंग और दूसरा तमिल स्पीकिंग। सिंहाला स्पीकिंग कितने? 74। तमिल स्पीकिंग कितने? 18। तमिल स्पीकिंग में भी 2 ग्रुप, एक आपका हुआ श्रीलंकन तमिल कौन थे? हु आर द नेटिव ऑफ द श्रीलंका, जो श्रीलंका के रहने वाले लोग थे, नेटिव थे, वो कितने परसेंट में? 13% में। और दूसरे जो लोग थे ना, दे वर द इंडियन तमिल, वो इंडियन तमिल थे, और ये कितने थे? 5%। अब इंडियन तमिल कौन थे? इंडियन तमिल जनरली वो लोग थे ना whose forefather came from India as a plantation worker, जिनकी फोरफादर एज अ प्लांटेशन वर्कर इंडिया से आके कहां पे शिफ्ट हो गए थे? श्रीलंका में। इन्हें बोलते थे इंडियन तमिल। समझ में आ रहा है ना आपको? पूरा श्रीलंका, पहला ग्रुप सिंहालीज जो बुद्धिस्ट लोग थे, ये 74% कौन सी लैंग्वेज? सिंहाला बोलते थे। दूसरा तमिल स्पीकिंग, कितने परसेंट? 18% पॉपुलेशन। और फिर इसमें 2 ग्रुप, एक श्रीलंकन तमिल जो नेटिव ऑफ श्रीलंका थे 13%, और दूसरा इंडियन तमिल जो 5% पॉपुलेशन में थे। इंडियन तमिल 5% पॉपुलेशन, whose forefather came from India as a plantation worker। और लास्ट में था क्रिश्चियंस जो 7% की पॉपुलेशन में थे, जो दोनों तमिल भी बोलते थे एज वेल एज कुछ सिन्हाला ही बोलते थे। अब एक बार जरा कंसीडर करो, दोनों कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन बोले तो दोनों कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन मानने वाले लोग हुआ करते थे। तो अब सोचो, अगर किसी एक को हम ज्यादा प्रेफरेंस दें, एक को कम प्रेफरेंस दें, तो कितना बड़ा ये प्रॉब्लम होगा, कितना बड़ा, क्योंकि कंट्री को चला पाना इतना आसान काम नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। आप देखोगे कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी ना, उसने बहुत सिस्टमेटिक वे से पावर को शेयर किया, तो बेल्जियम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी ना, उसने पावर को बहुत अच्छे से शेयर नहीं किया, इसलिए श्रीलंका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। हियर आई हैव रिटन कि जस्ट इमेजिन इन बोथ कंट्रीज व्हाट हैपेंड। क्या हुआ होगा? नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ ही हुआ होगा, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम आती है, जरूरी है उन प्रॉब्लम के साथ हम डील कैसे करते, उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बिकॉज एवरीवन हैज द प्रॉब्लम, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। बट जरूरी क्या, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
व्हाट हैपन, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा इन बेल्जियम में। क्या होगा, डच स्पीकिंग जो लोग थे ना, जो डच स्पीकिंग लोग थे, ये अपने मेजोरिटी का फायदा उठाते थे, इनकी मेजोरिटी ज्यादा थी 59% ओवर द फ्रेंच स्पीकिंग। ऐसे ही श्रीलंका में क्या हुआ कि जो सिंहाला लोग बोलने वाले लोग थे, जो सिंहाला बोलने वाले लोग थे, ये लोग फायदा उठाते थे अपने मेजोरिटी का। तो कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट को चला पाना एक सिस्टमेटिक वे से उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था। और ध्यान रखिएगा व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, बेल्जियम गवर्नमेंट क्या करती है, श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करती है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं अपने सेकंड टॉपिक, सेकंड वीडियो में। और वो होगा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अगर कहानी आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप हमसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपनी पूरी क्लास 10th का सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।